बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम 1-2 मिनट में इसकी थ्योरी को समझेंगे कि ये कन्वर्टेबल लोन्स बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये होते क्या हैं, और देन इसका ये क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑफ कोर्स सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें दिए गए थे। तो सबसे पहले कन्वर्टेबल जो बॉन्ड होता है ना, उसका कंसेप्ट सबसे पहले ये होता है, जो बेसिक उसका कंसेप्ट है कि मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद जो बॉन्ड होल्डर है, जिसको आपने बॉन्ड दे के उसके बदले में पैसे लिए, ठीक है, उसके पास ये ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी कि या तो वो आपसे पैसे वापस ले ले। आप कंपनी है, ठीक है, और बॉन्ड होल्डर वो है जिसने आपको पैसे दिए हुए हैं, जिसके पास ये बॉन्ड सिक्योरिटी मौजूद है, ठीक है। तो उसके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो आपसे पैसे ले ले, और या उस बॉन्ड अमाउंट के बदले में आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स उसके नाम कर दिए जाए, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट है। अब इसका जो सेलिएंट फीचर है वो ये है कि जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होती है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हो गए, कन्वर्टेबल लोन्स हो गए, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा उतनी ही वर्थ के दूसरे जो नॉन कन्वर्टेबल डेट होते हैं ना, उसके रेट से कम होता है। यानी फॉर एग्जांपल इस सवाल के अंदर जो लोन है वो 5 मिलियन का है ना, तो 5 मिलियन का जो कन्वर्टेबल लोन है उसका इंटरेस्ट रेट हमेशा 5 मिलियन के नॉन कन्वर्टेबल लोन से कम होगा। नॉन कन्वर्टेबल लोन जो मतलब ट्रेडिशनल डेट है, उसका रेट हमेशा कन्वर्टेबल के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ये सवाल क्या है कि कन्वर्ट को इशूज कन्वर्टेबल लोन दैट पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 2% पर एनम इन एरियर्स। द मार्केट रेट इज 8% बीइंग द इंटरेस्ट रेट फॉर द इक्विवेलेंट डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। सही है, तो मार्केट रेट है हमारे पास 8%। लोन ऑफ 5 मिलियन इज रीपेएबल इन फुल आफ्टर 3 ईयर्स। तो टाइम टू मेच्योरिटी हमारा कितना है, 3 ईयर्स। और कन्वर्टेबल टू इक्विटी, ये मैं बता चुका हूँ कि कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका ये फीचर होता है कि एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी या तो उसको रिडीम कर लो या उसको कन्वर्ट कर लो इनटू इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पर ये हमारे पास डिस्काउंट रेट्स दिए हुए हैं, हमें करना क्या है, स्प्लिट द लोन बिटवीन डेट एंड इक्विटी एट इंसेप्शन एंड कैलकुलेट द फाइनेंस चार्ज फॉर ईच ईयर अनटिल कन्वर्जन रिडेम्पशन। अच्छा, तो सबसे पहले हमें बेसिकली इसमें दो टेबल्स पे काम करना होता है। एक टेबल्स वो एक टेबल हमारे पास पहला वो होता है जो हमें डेट और इक्विटी में ये वाली लोन अमाउंट स्प्लिट करके देता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट होगा ना, वहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई स्प्लिट होता है। यानी जिस तरह हमारे पास अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चंस के अंदर देखें, जो सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है आउट ऑफ द टोटल वैल्यू, और एक हमारे पास इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर एक डेट की अमाउंट होगी, एक इक्विटी की अमाउंट होगी। तो इसको यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर ऑफ ईयर्स लेते हैं, फिर कूपन पेमेंट्स और डिस्काउंट रेट फैक्टर्स। डिस्काउंट रेट के फैक्टर हमेशा मार्केट रेट के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल में हमें डेफिनेटली दो रेट्स दिए हुए होंगे, एक कूपन रेट और एक हमारे पास मार्केट रेट। डिस्काउंट फैक्टर्स के लिए हमेशा हम मार्केट रेट लेंगे। देखें मैंने भी यही लिए हुए 8% वाले। तो कूपन पेमेंट्स निकालते हैं सबसे पहले। कूपन पेमेंट्स 5000 का हमारे पास लोन नोट है, टोटल वैल्यू जो उसकी है, टाइम्स कितने परसेंट था, 2%। तो इसको 2% से मल्टीप्लाई कर देना, 100 आ गया। तीनों सालों में यही है। और एट द एंड ऑफ ईयर 3 चूंकि हम रिडेम्पशन को भी ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें ये 5000 ऐड हो जाएगा। 5000 क्यों, मैं 5 मिलियन को 3 जीरोस कम करके लिख रहा हूँ। तो अभी इसकी जब हम ये तीनों तीन कमिंग ईयर्स की हमारे पास वैल्यूज है ना, तो इसको डिस्काउंट आज की डेट में भी तो लिखना पड़ेगा। तो आज की डेट में करने के लिए इसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये हो जाएगा। और डेट की अमाउंट कैसे आएगी, इन पूरा सबको ऐड कर दो। तो बेसिकली जो इक्विटी की अमाउंट है, जो इक्विटी की अमाउंट है यहाँ पर, टोटल हमारे पास 5000 के लोन नोट्स थे। इक्विटी जो है हमारी, वो यहाँ टोटल माइनस डेट करके आ जाएगा। यानी ये जो बेसिकली 5000 है ना, ये एसेट है। तो एसेट में से लाइबिलिटी यानी डेट माइनस कर दो तो इक्विटी आ जाएगा, सिंपल एज दैट।
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टिल कन्वर्जन या रिडेम्पशन, रिडेम्पशन या कन्वर्जन की नैच तक पहुंचने तक हमें आप क्या करें, हमें आप फाइनेंस कॉस्ट निकाल के दिखाएं। तो इसके लिए यहाँ पर अमोर्टाइजेशन टेबल होता है, ये ईयर जीरो है, 1 2 3। ईयर जीरो पर तो डेट की यही वैल्यू है ना। बेसिकली देखो करना ये है कि इन 3 सालों में ग्रेजुअली ग्रेजुअली हमें ये डेट की वैल्यू को इस टोटल वैल्यू पे पहुंचाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इक्विटी की वैल्यू है ये ग्रेजुअली सब्सिक्वेंटली 3 सालों के अंदर पोर्शन बाय पोर्शन ऐड होगी डेट की वैल्यू में, और एट द एंड ये हमारे पास 5000 की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी। ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये आ गया। ठीक है, ईयर जीरो पे तो कोई इफेक्टिव रेट ना काम करता है ना हमारे पास कूपन रेट होता है, तो बेसिकली इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट वुड बी इक्वल टू द ओपनिंग बैलेंस। तो ईयर वन का जो ओपनिंग है वो ईयर यानी ईयर जीरो का क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, अफेक्टिव रेट इस पे कैसे लगाते हैं, अफेक्टिव रेट जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8% से। 8% हमारा अफेक्टिव रेट है ना। और कूपन कूपन रेट जो हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में शो कर चुके हैं, इसका मतलब है जब हमने डेट कैलकुलेट की थी ना तो हम यहाँ पर कूपन पेमेंट्स को शो कर चुके थे। ये देखो ये कूपन पेमेंट से एड अप हो के हमारे पास डेट बनी है। यानी ये जो इंटरेस्ट की वजह से ये ये इंटरेस्ट की वजह से ये कम होके यहाँ पर इतना हुआ है ना 92.6, 185.7 हो गया। तो बेसिकली हम ये कूपन पेमेंट्स ये हम पे कर चुके होंगे। ठीक है, ये इस डेट के अंदर शामिल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम -100 ले लेंगे। ठीक है, और ये 3 सालों तक। ये क्यों हमने नेगेटिव लिया है ये मैंने बता दिए। ये पेमेंट्स डेट की कैलकुलेशन के अंदर शामिल हैं, अगरचे ये डिस्काउंट होकर शामिल हैं लेकिन शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इन 3 सालों में इसको नेगेटिव लेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा कैसे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव रेट माइनस कूपन होता है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर कूपन को नेगेटिव लिख दिया तो मैं यहाँ इसको ऐड ही करूँगा। तो ये मैथमेटिकल आंसर इसका 4465 आ गया। अब एयर टू का जो ओपनिंग है वो एयर वन का क्लोजिंग हो जाएगा ऑब्वियसली। ये आ गया हमारे पास। इस पर हम इसी तरह रेट लगाएंगे 8%। ये आ गया। और ये बिल्कुल इसी तरह नीचे यहाँ तक कैलकुलेशन होगी हमारी। इसमें हमने इसमें ये वाला इफेक्टिव कंपोनेंट ऐड किया है और कूपन का कंपोनेंट माइनस कर दिया। अब ईयर थ्री में हम आए, यहाँ पर इसको क्लोजिंग को ओपनिंग ले लिया, ये भी इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इसी तरह हो जाएगा। देखो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास ये 5000 हो गया। अच्छा, ये अगर 5000 से स्लाइटली ऊपर नीचे हो जाए ना तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पर इसको 5000 लिखो, 5000 लिखो, और यहाँ पर इसको ना रिवर्स कर दो। यानी यहाँ पर आप 5000 माइनस ये वाला माइनस ये वाला ये करें तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इफेक्टिव का। तो इसको ऐसे ही किया जाता है, जब भी यहाँ पर कुछ स्लाइटली 1 यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे हो जाए तो इसको इसी तरीके से यहाँ पर इफेक्टिव रेट के अंदर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने अभी यहाँ पर पहले से लिख के रख लिया है। तो उन्होंने बेसिकली कहा हमें यह था कि आप 3 सालों की ना टिल मैच्योरिटी यानी टिल रिडेम्पशन और कन्वर्जन का ऑप्शन आप हर साल की हमें क्या बताएं, हर साल की हमें फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट द फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस कॉस्ट निकालनी थी। तो ये जो इफेक्टिव के कॉलम में हमारे पास आ रही होती है ना, ये टोटल फाइनेंस कॉस्ट होती है। तो अगर मैं ईयर वन का देखूँ ना तो ये टोटल फाइनेंस कॉस्ट है। ठीक है, ये ये जो कूपन रेट मैंने ये बताया हम पहले ही पे कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास होती है 100 है ना, ये 100 है। और जो अभी तक हमने पे करनी है, जो अभी हमने पे करनी है नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। यानी ये टोटल हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट है, टोटल सूद है।
इतना सूद हम पहले पे कर चुके हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास सूद की वैल्यू बच जाएगी दैट वुड बी 238। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे कि ईयर 2 में भी हमारे पास टोटल फाइनेंस कॉस्ट ये है, 100 हम पे कर चुके हैं, और टोटल में से जितना हमने पे कर लिया वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास अभी जितना पे करना है नॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू वो आ गई। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, दिस, यहाँ पर 100 आ गया और यहाँ पर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ये बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कही थी। एक तो हमें ये स्प्लिट करना था इसके अंदर, ये भी हमने इसमें कर दिया, और ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हमें फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू भी हमने हमने उनको दे दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये पूरा हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें, ऑन 1 जनवरी 2001 द एंटिटी इशूज 2% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 36,000। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली इन एरियर्स। उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल एट एनी टाइम अप टू मेच्योरिटी इनटू 40 ऑर्डिनरी शेयर्स एट 100 ऑफ बॉन्ड फॉर ईच $100 ऑफ बॉन्ड, ठीक है। Alternatively, the bonds will be redeemed at par on 31st December 2003, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 साल आ गए, 2001, 2002, 2003। Similarly, non-convertible bonds would carry an interest rate of 9.1%। अच्छा, यहाँ पर इसके डिस्काउंट फैक्टर्स दे दिए। Which amounts will be shown as the financial liability and as equity। तो सबसे पहले वही जो टेबल हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है, वही क्वेश्चन में टेबल, वही वाला टेबल हम यहाँ पर उसकी सेम सेम कैलकुलेशन करें। तो ये टेबल मैंने बना लिया। अब इसको देखते हैं कि इसकी डेट और इक्विटी में इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, यानी लाइबिलिटी एंड इक्विटी में, जो यहाँ पर इन्होंने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहा है। तो कूपन पेमेंट्स के लिए सिंपल है कि हम 36,000 है हमारे पास इसकी फेस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्टेबल रेट से, तो ये 720 आ गया हमारे पास। ये 720 तीनों सालों तक आएगा कैलकुलेशन में, और एट द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर 3, 36,000 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, तो ये मैं देख के लिख लेता हूँ, 0.92 है। ये यहाँ पर मार्केट रेट के होते हैं, और यहाँ इस क्वेश्चन में मार्केट रेट है 9.1%। तो ये यहाँ पर 0.92 आ गया फॉर द फर्स्ट ईयर, 0.84 फॉर द सेकेंड ईयर, एंड 0.77 फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देन क्या करना है, डेट के लिए हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, और इस इंटरेस्ट की वजह से जो इक्विटी की वैल्यू है दैट विल बी द टोटल अमाउंट माइनस द डेट अमाउंट। इसमें से ये माइनस कर दो, तुम्हारे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई। तो मैं इसको इसका बोल्ड हटा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा था कि विच अमाउंट्स विल बी शोन एज फाइनेंशियल लाइबिलिटी एंड इक्विटी, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास इक्विटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसका हमारे पास इसका हमारे पास जो एंट्री है वो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से बनेगी। इसकी जो एंट्री है वो पीछे भी हमने नहीं बनाई, चले कोई बात नहीं, हम इसकी एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश आया ना इतना, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कैश कितना आया हमारे पास, कैश इज दिस वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास जो डेट है दैट इज दिस वैल्यू, एंड जो हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी इज दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री भी बन गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं, व्हाट अमाउंट्स विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओवर द पीरियड ऑफ द लोन। यानी ये 3 साल के बाद तक ओवर द पीरियड ऑफ द लोन कह रहा है कि हमारे पास जो फाइन
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ वैल्यूज तो हमारे पास अभी भी हैं, जैसे ये देखो डेट है, इक्विटी की वैल्यू है, लेकिन सिंस हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हैं और जहाँ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वहाँ इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होती हैं। जहाँ इंटरेस्ट पेमेंट होती है वहाँ हम कुछ पे कर चुके होते हैं, कुछ पे करना होता है, यानी कुछ नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, कुछ करंट लाइबिलिटी होती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल भी बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी की वैल्यूज़ हैं वो आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, आगे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यहाँ पर एयर ज़ीरो है, एयर वन है, एयर टू है, एयर थ्री है, इस डेट को हमने पहुंचाना होता है कहाँ पर, इस डेट को हमने पहुंचा, अच्छा ये रहा, इस डेट को हमने पहुंचाना होता है यहाँ पर टोटल अमाउंट पर ना। तो यहाँ पर अच्छा ये इफेक्टिव रेट यहाँ पर 9.1% है, कोई बात नहीं, 9.1% इसको यहाँ पर लिख देते हैं। एयर वन का क्लोजिंग और एंडिंग सेम होता है, ठीक हो गया, इसका भी यही हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी प्रोग्रामिंग पहले से सेट कर देते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू हो उसको 9.1% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ, ये फिर खुद ही कर देगा। जो कूपन हम पेमेंट कर चुके हैं, द कैलकुलेशन ऑफ डेट जो हमने देखा वो था हमारे पास 720, तो मैं यहाँ -720 लिख देता हूँ। और इसकी भी मैं प्रोग्रामिंग सेट कर देता हूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। क्यों, वैसे ये वाली अमाउंट माइनस होती है, लेकिन सिंस यहाँ पर मैंने -720 लिख दिया है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, इस वजह से यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हवाले से मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ। ये वैल्यू आ गई, अब इसकी भी प्रोग्रामिंग सेट कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये वाली वैल्यू आती है, तो देखें इसने खुद ही कैलकुलेट कर दी, और ये लास्ट तक हमारा सेम रहेगा ना, कूपन रेट तो सेम रहता है। अब एयर थ्री की जो ओपनिंग है वो एयर टू की एंडिंग वैल्यू बन जाती है। तो ये देखें एट द एयर एंड हमारे पास, एट द एयर थर्ड हमारे पास ये डेट की अमाउंट 29,541.6, ये यहाँ पर ग्रेजुअली इस इक्विटी की वैल्यू से राइज होकर 36,000 तक पहुँच चुकी है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एंट्रीज बनाएंगे और फिर हम उनको बता देंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारी पी एंड एल में जाएंगी और कौन कौन सी हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला टेबल एंट्रीज का जो था ना, ये मैं यहाँ से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये एयर वन के लिए, ये एयर टू के लिए, ये हमारे पास एयर थ्री के लिए। एयर वन की जो हमारे पास टोट ये है, हमारे पास 720 हम पे कर चुके हुए हैं। तो दिस माइनस दिस इज अवर नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी ये थी जो हमने पे कर दी, नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे पास ये है जो हमने अभी पे करनी है। ये हमारे पास ये आ गया एयर टू के लिए, यहाँ पर तो 720 ही होगा, और यहाँ पर हम इसको इसमें से करते हैं माइनस, ये आ गया। एयर थ्री के लिए ये वाली वैल्यू है हमारे पास, 720 हमने पे कर दिया हुआ है, और देन हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब बताते हैं हम कि क्या क्या होगा। देखो एयर वन के अंदर ना, एयर नंबर वन में जो हमारे पास सबसे पहले अगर फाइनेंशियल बैलेंस शीट की बात करें तो एयर वन के अंदर हमारे पास ये डेट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एयर वन के अंदर हमारे पास डेट की वैल्यू आएगी, ये वाली इक्विटी की वैल्यू नहीं आएगी। ये इक्विटी की वैल्यू सब्सिक्वेंटली हर साल में हमारे पास एड अप होके एट द ईयर एंड हमारे पास, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमारे पास 36,000 बन रहे हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो पहला जो आइटम हमारे पास आएगा एट ईयर वन, वो हमारे पास आएगा ये वाली डेट की अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास पी एंड एल के अंदर क्या है। तो पी एंड एल के अंदर हर साल हमारे पास एक तो ये फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, नॉन करंट के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा, और करंट के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा।
तो ये चीज़ है हमारे पास, ये ईयर वाइज हमारे पास है ना। एट, ये फाइनेंस कॉस्ट है हमारे पास, ये पी एंड एल के अंदर जाएगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। ये कैश चूंकि हमने पे कर दिया हुआ है, ये कैश पे हो चुका है, ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटी थी, और ये हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी थी, तो ये दोनों बेसिकली बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है। और ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल ये वाली अमाउंट, फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इनकर हुआ है, ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या कहा गया, पहले इसको देख लेते हैं। पिंगवे को इशूड 10 million 3% convertible loan notes on 1st April 2005 with interest payable in arrears, annually in arrears. On 31st March 2008, the loan note holder can choose between conversion into 20 equity shares for each $100 note, $100 of loan note, or redemption at par in cash. The nominal value of an equity share is 0.5. The effective interest rate of interest is 8%। तो इसमें करना क्या है हमें बेसिकली, हाउ many equity shares will be issued if all of the convertible loan note holders convert नोट्स इनटू इक्विटी ऑन द कन्वर्जन डेट। सही है, आसान है। देखो, $10 million वर्थ के हमने लोन नोट्स इशू किए हैं, यानी यूजर्स को हमने लोन नोट्स दे दिए, ठीक है, और $10 million की पेमेंट्स हमने क्या की हैं, कलेक्ट की हैं, ठीक है। अब वो सारे $10 million वर्थ की जितने भी हमने पेमेंट्स कलेक्ट की हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं, अगर वो सारे के सारे ये चाहते हैं कि वो पैसे अपने वापस ना लें एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड, बल्कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स लें, तो कितने शेयर्स लेंगे। तो देखो, आसान चीज़ है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास टोटल जो वैल्यू है लोन नोट्स की, दैट इज 10 million ना। तो मैं 10 million लिखूंगा, 10, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक लोन नोट की मेरे पास कितनी वैल्यू है, एक लोन नोट की $100। तो मैं $10 million को जब $100 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ लोन नोट्स आ जाएंगे जो हमने इशू किए हैं। इन नंबर ऑफ लोन नोट्स को फिर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर लोन नोट के बदले में 20 इक्विटी शेयर्स हैं, ये लिखा हुआ है। 20 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच $100 ऑफ लोन नोट्स। तो 10 million को 100 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ लोन नोट्स आ गए, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इन $10 million वर्थ के शेयर्स के अगेंस्ट जो हमें एज अ कंपनी इक्विटी शेयर्स अपने इशू करने पड़ेंगे, वो ये आ गए 2 million, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 2 million, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, एट व्हाट अमाउंट विल बी द कन्वर्टेबल लोन नोट्स बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 अप्रैल 2005। 1 अप्रैल को उन्होंने कहा है कि कन्वर्टेबल लोन्स जो है ना, वो कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी वर्थ पर स्टैंड कर रहे होंगे, ये बताना। तो सीधा सीधा हमें डेट की वैल्यू बतानी है, सही है। डेट की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले, सॉरी, इसमें ईयर नहीं होता और ईयर ज़ीरो नहीं होता, 1 2 3 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम कूपन पेमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डिस्काउंट फैक्टर लिखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास 10 million के लोन नोट्स थे 3% रेट के ऊपर। तो मैं इसको थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस थाउजेंड्स में दिए हुए हैं। इसको मैं 3% से जब मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा। इसको मैं तीनों सालों में, मुझे कूपन पेमेंट्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ 3 ईयर 3 मुझे कूपन पेमेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल रहा है, तो ये 10,300 हो जाएगा। अब डिस्काउंट फैक्टर है एट द रेट ऑफ 8%। मैंने बताया था हमेशा मार्केट रेट को डिस्काउंट रेट लिया जाता है। तो ये मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, 0.93, 0.86 और 0.79, सही है। अब कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, और मैं बताता हूँ ये आएगा क्या। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, इन तीनों को ऐड कर लो,
ठीक है, ये हमारे पास आ गई आपकी डेप्ट की वैल्यू। सही है, और जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ लोन नोट्स था वो कितना था? वो हमारे पास 10,000 था। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर इक्विटी फैक्टर आ रहा है वो इन दोनों को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास इक्विटी फैक्टर आ जाएगा। ये है क्या ये चीज़ असल में? देखो, हमने लोन नोट्स इशू किए थे 2% पे ना, 2% पे। ठीक है, तो ये डेट बेसिकली हमें मिला है इतना, लेकिन ये इंटरेस्ट का जो फैक्टर है ना, उसकी वजह से हमें, ये वाला इंटरेस्ट की वजह से, ये जो 2% इंटरेस्ट रेट था ना, 3% सॉरी, ये 3% रेट की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। सही है, एक्चुअली 3% और 8% दोनों का अफेक्ट है इसके अंदर। 3% का यहाँ पर कूपन पेमेंट्स के अंदर ये देखें, और 8% का इस हवाले से कि हमारे पास जो डिस्काउंट फैक्टर्स हैं वो 8% से कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो इक्विटी जो है हमारी बेसिकली वो ये इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस की वजह से और इन इंटरेस्ट रेट्स के मैथमेटिकल जो इम्प्लीकेशंस हैं इसमें, उसकी वजह से यहाँ पर 1326 आ रहा है। लेकिन बहरहाल हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो हमारे पास कितना है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, वो है 8674। 8674 ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 शीट के अंदर हो गए। अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अ कंपनी इशू 6% लोन नोट्स। ठीक है, 6% लोन नोट्स हैं और नॉमिनल वैल्यू है 2 लाख। दे आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड 1700 ऑफ द इशुएंस कॉस्ट अकर्ड। ठीक है, द लोन नोट्स विल बी रीपेएबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 4 years। द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो सबसे पहले हम इसमें ये निकल, अच्छा, एक चीज़ काम की बात बता दूं, वो ये कि जो हम कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट निकालते हैं ना, जिस तरह ये देखें पिछले क्वेश्चंस के अंदर, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये जो कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट निकाली हुई है हमने, ठीक है, यानी ये डेट निकालते हैं और फिर इसको हम टोटल वैल्यू तक पहुंचाते हैं। इस इक्विटी को सब्सिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा ऐड करके हर साल। वो किस तरह ऐड होता है, वो रेट्स के हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन में खुद ही ऐड होता रहता है। इस केस के अंदर ये एक स्पेशल केस है जिसमें इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पर। याद रखना, जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट पे लोन नोट्स को इशू करते हैं ना, तो ये कूपन कूपन पेमेंट्स वाले मेथड से हम डेट नहीं निकालते। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की याद रख लो। इस केस के अंदर हम कॉस्ट ऑफ जो डेट होती है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालते हैं। वो ये कि जितने हमारे हमारा ये होता है ना, जितने के हमारे लोन नोट्स होते हैं उसमें से डिस्काउंट का फैक्टर हम निकाल देते हैं, यानी जितने डिस्काउंट का फैक्टर शामिल करके उसकी प्राइस निकालते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये 5% डिस्काउंट है ना, तो मैं इसको 0.95 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो जो मैं आंसर आएगा मेरा, उसमें से मैं इशुएंस कॉस्ट को माइनस कर दूंगा। तो ये मेरी कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट आ गई। ठीक है, इस कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट को मुझे कहाँ तक पहुंचाना है? इस कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट को मुझे, सिंस मैं ये प्रीमियम पर इसको सिंस मैं प्रीमियम पर रिडीम करके दूंगा इसको। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 lakhs है। कितने प्रीमियम पर? वो सवाल में बताया हुआ है 10%। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 लाख के जो लोन नोट्स हैं ये रिडीम करेगा मुझसे कितने में? 2,20,000 में। तो इस वैल्यू से इस वैल्यू तक बेसिकली हमने जाना है। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि हम जो है ना वही लोन अमोर्टाइजेशन वाला टेबल बनाते हैं। इसमें सबसे पहले ईयर्स आ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, अफेक्टिव रेट आ जाएगा, देन हमारा कूपन रेट आ जाएगा, और आखिर में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर नीचे आते हैं। ये देखो, ये 4 साल के लिए ना, तो आई विल राइट 0 1 2 3 4। सही है, अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये वाली मेरी जो है ना कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा एयर जीरो पे मेरा यही होगा। और सिंस एयर जीरो पर कोई इफेक्टिव रेट वगैरह नहीं लगता, तो क्लोजिंग बैलेंस भी मेरा यही हो जाएगा। ठीक है, एट द एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1 मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है वो ईयर 0 का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है,
और अफेक्टिव रेट कितना है, अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कूपन रेट यानी जो कूपन की पेमेंट्स हैं वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कूपन की पेमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, ये 6% लोन नोट से, ठीक है। और इसकी बुक वैल्यू है कितनी, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 2 लाख। तो बेसिकली हम इसमें ये करेंगे कि हम इसमें 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 6% से, ठीक है। और बेसिकली मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना चाहिए क्योंकि ये हम पे कर चुके होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये पेड होता है, ये हमारा टोटल फाइनेंस कॉस्ट होता है, ये पेड होता है, और इनका जो डिफरेंस होता है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। इसी तरह यहाँ पर मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए इसमें ये ऐड करना पड़ेगा और इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। अगेन मैं एक्सेल के अंदर दोबारा बता दूं कि मैं यहाँ ऐड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने नेगेटिव शो किया हुआ है। आप जब एग्जाम में इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो सो यू ऐड बेसिकली दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू एंड सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर 12,000 होगा, 12,000 को माइनस करेंगे, ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग नीचे तक कर देते हैं कि नीचे तक ये यही करे, ठीक है। ये चीज़ हमारी नीचे तक यही रहेगी सेम, 12,000 की कूपन पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारी ईयर 2 के स्टार्ट में जो वैल्यू है ओपनिंग बैलेंस, वो ईयर 1 का एंडिंग बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि ये जो पीछे वैल्यूज़ है मेरी ओपनिंग वैल्यूज़, उन पर इफेक्टिव रेट लगे, तो इसकी भी मैं प्रोग्रामिंग कर देता हूँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर 3 का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है बेसिकली ये ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 188,300 यानी 1,88,300, ये तकरीबन मेरे पास 2,20,000 बन चुका हुआ है। 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, बन चुका है, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट्स विल बी शोन इन द प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ ईयर्स 1 2 3, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर 1 हमारा जो कैरिंग वैल्यू होगा डेट का वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हम रिपोर्ट करेंगे बैलेंस शीट में। और इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो ये हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट ये हो जाएगी, ये हमने पे कर दिया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह ईयर 2 के एंड पे हमारा कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट ये हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट हमारी ये हो जाएगी, ये हमने पे कर दी है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है ईयर 2 की, ठीक है। ये हम पे करते जा रहे हैं, ये ईयर 2 की करंट लाइबिलिटी हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया। इसी तरह ईयर 3 में ये हमारी कैरिंग वैल्यू ऑफ डेट, ये हमारा टोटल फाइनेंस कॉस्ट, ये हमारा टोटल फाइनेंस कॉस्ट का कौन सा पोर्शन, वो पोर्शन जो हमने ईयर 3 में पे कर दिए, ठीक है। ये ईयर 3 के अंदर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट किया है हमने वो है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व आउट हो गया। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे इन्होंने कहा हुआ है कि अब आप ये बताएं, इन February 2008 अ कंपनी परचेज 20,001 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ $4 पर शेयर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतनी है, और on 31st December the shares were trading at $5.5. Dividend 20 cents per share was received on 30th April 2008. Show the financial statement extracts at 31st December relating to the investment on the basis that they are carried through P&L। अच्छा, P&L कैरीड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। P&L में और जो दूसरे हमारे पास मेथड होते हैं उनमें फ़र्क ये होता है कि P&L के अंदर ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी एक्सपेंस आउट होती है, और जो दूसरे मेथड्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट के अंदर शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है, यहाँ पर P&L है तो P&L के अंदर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है हमारी वो एक्सपेंस आउट होगी, ठीक है। तो यहाँ बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर, तो शेयर परचेज किए हैं हमने $20,001 एट अ प्राइस ऑफ 4 पर शेयर। तो फाइनेंशियल एसेट हमारे पास आया, एंट्री बनाते हैं इसकी, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट हमारे पास आया है,
कितने से? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली इससे, तो 20,000 टाइम्स 4, सही है, 80,000 के हमने शेयर लिए, ये हमारे पास डेबिट हो गया, ठीक है, ये डेबिट हो गया। इसको थोड़ा खुला कर देते हैं, और इसके बदले में हमने ऑब्वियसली कैश दिया होगा। कितना कैश दिया होगा? इतना ही दिया होगा। ये हमारे पास हो गया क्रेडिट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है ना वो 20,000। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20,000 है ना, तो इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही लिखेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट टीसी लिख देता हूँ मैं। इसको हम डेबिट करेंगे, और इसके अगेंस्ट कैश को डेफिनेटली हमें सीआर करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितनी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट? 2,000। 2,000 है, और ये भी हमारे पास इतना ही है। अच्छा, पहले डिविडेंड का देखते हैं। डिविडेंड ऑफ 20 सेंट्स पर शेयर वॉज रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर 2008। ठीक है, तो कैश आया हमारे पास, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और दूसरे ऑन द अदर हैंड जो हमारी डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम, ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। कितने से? 20 पर शेयर, 20 सेंट्स पर शेयर। मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 20,000, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से। क्यों? 20 सेंट्स है, 4,000 हो गया हमारे पास, तो ये भी इतना ही हो जाएगा। अच्छा, अब ईयर एंड की क्या क्या इन्होंने कहा था कि शेयर्स कितने पे ट्रेड कर रहे हैं? 5.5 पे। हमने शेयर लिए थे 4 पे ना, और शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त कितने पे? 5.5 के। इसका मतलब है हमने जो शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं उसमें हमें फ़ायदा हुआ है, और हमारी जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ी है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल एसेट हमने होल्ड करके रखा हुआ है, फाइनेंशियल एसेट जो हमने होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है हमारा। कितना? पर डॉलर का, पर शेयर का अगर देखें तो पर शेयर 4 का हमने लिया था ना, और अभी वो ट्रेड कितने पे कर रहा है? 5.5 पे। यानी 1.5 पर शेयर का हमें फ़ायदा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 20,000। 20,000 टाइम्स 1.5, तो ये शेयर्स ईयर एंड तक होल्ड करने की वजह से हमें 30,000 का फ़ायदा हुआ है। तो हमारे जो बेसिकली शेयर्स हैं एट द ईयर एंड, वो रिपोर्ट कितने पे हो रहे होंगे? 80,000 प्लस 30,000, 1,10,000 पे रिपोर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। और इसके अगेंस्ट ये क्या हुआ है? हमें गेन। तो गेन हमेशा हमारे पास क्रेडिट होता है। कितना गेन हुआ है? इतना ही गेन हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज हो गई। अब उन्होंने पूछे हैं हमसे एक्सट्रैक्ट्स, तो अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट बताते हैं कि एक्सट्रैक्ट्स क्या क्या है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ दो कॉलम्स बनाए हुए हैं, एक बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स और एक पी एंड एल के। तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा इसमें क्या आएगा देखें। बैलेंस शीट में हमारे पास फाइनेंशियल एसेट आएगा हमारा, ठीक है। और वो एसेट कितने पे रिपोर्ट हो रहा होगा? वो एसेट हमारा रिपोर्ट हो रहा होगा 80,000 प्लस 30,000। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास शेयर्स ट्रेड हो रहे थे 5.5 पर, सही है। तो 5.5 को अगर आप 20,000 से मल्टीप्लाई करो तो 1,10,000 आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एसेट है दैट वुड बी स्टैंडिंग एट 110,000, यानी 1,10,000। और पी एंड एल के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? पी एंड एल के अंदर सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 2,000 है। देन हमारा गेन आता है, ठीक है। गेन कितना था? 30,000। 30,000 का गेन था हमारा। और एट द एंड एक और चीज थी हमारी, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम कर दूं मैं, 4,000। सही है, तो ये रहे हमारे एक्सट्रैक्ट्स बैलेंस शीट के और
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के, इनकम स्टेटमेंट की।